चलिए अब आपको अवध की हर छोटी बड़ी खबर फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में 3 तरह के अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर निर्माण स्थल पर 400 फीट लंबे और 300 फीट चौड़े क्षेत्र में 6 लेयर की बुनियाद पड़ चुकी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने योगी सरकार के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने योजनाओं को पूरा करने के समय में कटौती की है। इससे विकास की योजनाएं नवंबर में पूरी हो जाएंगी। साथ ही यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए जो प्लान दिया है वो केंद्र सरकार उसमें पूरी मदद देगी भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सेमरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार और जिला स्वास्थ्य अस्पताल का जायजा लिया। साथ ही लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। प्रयागराज में भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। संगम नगरी में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और महंगाई के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर फतेहपुर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी आरटीआई रोड पेट्रोल पंप पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ धरना देने लगे। कौशाम्बी में पंचायत उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। यहां पर 56 ग्राम पंचायतों के 57 बूथों पर वोटिंग हो रही। कुल 192 ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 376 प्रत्याशी मैदान में, जबकि 1174 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए। प्रतापगढ़ में कोरोना के खौफ के चलते ग्रामीणों ने जूही शुक्लपुर गांव में कोरोना माता मंदिर का निर्माण कर दिया। ग्रामीण यहां कोरोना माता की पूजा कर रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि ऐसा करने से उनके गांव में कोरोना संक्रमण नहीं फैलेगा। रायबरेली में माफिया पप्पू चिकना उर्फ खालिद के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई किया। पुलिस ने अपराधी के करीब 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्की, जिसमें 2 मंजिला मकान, लग्जरी कार शामिल है। इसके अलावा पुलिस पप्पू चिकना गैंग के बाकी सदस्यों को भी जल्द पकड़ लेगी, ऐसा दावा करती है। सीतापुर में एक नाबालिग को रस्सी से बांधकर कुछ लोगों ने बुरी तरह पीट दिया। लड़के को रस्सी से बांधकर सड़क पर घुमाया भी गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। हरदोई में प्रशासन की लापरवाही सामने। यहां पर मंडियों में रखा गेहूं बारिश में भीग रहा है। थोड़ी ही देर की बारिश में यह व्यवस्था की पोल खुल गई है। वहीं अधिकारी मामले में लीपापोती करने में जुटे हैं। एडीएम ने गेहूं को सुरक्षित गोदामों तक पहुंचाने का दावा किया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नोएडा पुलिस की, जिसको बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सबसे बड़ी रिकवरी की है। 13 किलो 9 ग्राम सोने की 10 ईंट और आभूषण बरामद किए गए हैं। साथ ही 57 लाख रुपए का कैश भी मिला है। इसके साथ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात भी पुलिस ने बरामद किए। इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बताया यह जा रहा है कि इन चोरों ने पिछले साल ग्रेटर नोएडा की सिल्वर सिटी सोसाइटी में चोरी की थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने कुल 8 करोड़ 25 लाख के काले धन की बरामदगी की है। तो ये रिकवरी नोएडा पुलिस ने की है। 8 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी है, जिसमें सोने की ईंटों से लेकर गहने, आभूषण, कैश और यहां तक की प्रॉपर्टी के कागजात भी हैं। अपना तरीके से 2 लोगों को पकड़ा है। 2 लोगों को पकड़ने के बाद कुछ चीज़ें खुलती चली गई थी, तो इसको लेकर हम लोग एक अलग से टीम बनाई गई थी। एडिशनल डीसीपी रणविजय का एक टीम और दूसरा एसीपी 1 अंकिता मैडम को एक टीम अलग से बनाई गई थी। तो पूरा पूछताछ की गई थी। पूछताछ में ये क्लियर हुआ कि एक मकान है सिल्वर सिटी करके ग्रेटर नोएडा में। उस मकान में पिछले साल 2020 सितंबर के महीने में ये 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके के बलराम नगर कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति की लूट के बाद हत्या कर दी। डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि 70 साल के सुरेंद्र ढाका का शव पहली मंजिल पर पड़ा था, जबकि उनकी पत्नी 63 साल की संतोष का शव दूसरी मंजिल पर था। दंपति के बेटे ने माता पिता का शव देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। बुजुर्ग दंपति के गले में प्लास्टिक का तार बंधा था, जिससे गला घोंटकर उनकी हत्या की गई थी। वारदात की सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।
राधा 3 तारीख को घर चली गई। और अब खबरें बुंदेलखंड के सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए फटाफट खबरें शुरू करते हैं। जालौन में डीएम प्रियंका निरंजन ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और ऑक्सीजन जनरेटर के ट्रायल को मंजूरी दी। इसके बाद ऑक्सीजन जनरेटर का ट्रायल शुरू कर दिया गया। जल्द ही इसे मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इससे मेडिकल कॉलेज और जिला प्रशासन को राहत मिलेगी। ललितपुर में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन पर पैमाइश करते वक्त पुलिस के सामने ही दबंगों ने विपक्ष के लोगों को लात घूंसों से जमकर पीट दिया। पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। मामला बिरधर चौकी के कुमरोला गांव का है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बस्ती से आ रही है। बस्ती के बहादुरपुर विकास खंड में गांव भेड़िया में तैनात एक सफाई कर्मी सूरज सही मायनों में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मुहिम को सार्थक करते नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मी सूरज न केवल ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं बल्कि कचरे से इकट्ठा हुए पॉलिथीन का अनूठा इस्तेमाल करके लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। ये हैं बहादुरपुर विकास खंड के गांव भेड़िया में तैनात सफाई कर्मी सूरज। अपने काम के प्रति सूरज का लगाव ऐसा है कि उनकी ड्यूटी जिस ग्राम पंचायत में लगती है उस गांव का कचरा तो वो साफ करते ही हैं, बल्कि कचरे में मिले पॉलिथीन को नष्ट करने की बजाय उसे इकट्ठा करते हैं और उसे बेचकर मिले पैसों को ग्राम पंचायत के खाते में जमा करते हैं। सफाई कर्मी सूरज अभी तक पॉलिथीन बेचकर ग्राम पंचायत के खाते में 17,000 रुपए जमा कर चुके हैं। यही नहीं, सूरज ने जमा की हुई पॉलिथीन का बेहद अनूठा इस्तेमाल भी किया है। दरअसल सूरज ने कचरे में इकट्ठा हुई पॉलिथीन की थैलियों को जलाने की बजाय उससे रस्सी बनाकर मात्र 300 रुपए की लागत से महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किया है। अपनी इस अनोखी पहल से सूरज ने न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है बल्कि सही मायनों में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मुहिम को सार्थक किया है। पॉलीथीन हमारे आने वाले भविष्य के लिए एवं वर्तमान पीढ़ी के लिए दुश्मन है और हमें इससे रोगों की ज़्यादा प्रचुर मात्रा में वृद्धि हो रही है। इससे निजात पाया जा सके और सभी लोग अपने गांव में पॉलीथीन वेस्ट का एकत्रीकरण करके कुछ न कुछ नई शिक्षाएं लें। झाड़ू लगाने के दौरान कुछ आयरन के छोटे छोटे टुकड़े मिले और उसी के सहारे हमने उनका स्ट्रक्चर तैयार किया और उसके पश्चात गांव में जो पॉलीथीन का एकत्रीकरण हमने किया था उसमें सही साफ पूरे पॉलीथीन को छांटा और उसी की सहायता से हमने रस्सी बनाई। हमने खराब जूट के बोरे का इस्तेमाल किया जिससे के ऊपर हमें आसानी से सीमेंट लगाया जा सके और सुंदर उनकी आकृति को दिया जा सके। कहते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता है और यदि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाया जाए तो उसी काम के लिए एक दिन दुनिया आपको सलाम करती है और इसे सार्थक कर दिखाया है सफाई कर्मी सूरज ने। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को ईमानदारी से अपनाकर सूरज ने न सिर्फ स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। सफाई कर्मी सूरज के इस जज्बे और कर्तव्य निष्ठा को एबीपी गंगा सलाम करता है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गेहूं खरीद की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। पिछली सपा सरकार में 2016-17 में पूरे प्रदेश में 7 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी हुई थी, जबकि इस सरकार में सिर्फ गोरखपुर में 3 लाख मीट्रिक टन और प्रदेश में 49 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की गई। सूर्य प्रताप शाही ने कहा, खुद को किसानों का हितैषी बताने वाले अखिलेश यादव की तुलना में योगी सरकार ने 7 गुना ज्यादा गेहूं की खरीदारी की है। और बारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाने की। चलिए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। मेरठ में भाजपा के दिग्गजों ने मंथन किया। पंचायत चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की समीक्षा में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने साफ कह दिया कि प्रत्याशियों की योग्यता का सही आकलन करने में मंडल संगठन नाकाम साबित हुआ।
यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मैनपुरी के करहल इलाके में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों को बिना रोक टोक के बिजली उपलब्ध करवाई जाए। मथुरा में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सहारनपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया, धरना दिया। साथ ही कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम घटाए नहीं गए तो सबक जनता सिखाएगी। आगरा के पारस हॉस्पिटल प्रकरण में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हॉस्पिटल को बेनकाब करने वाली एक चैट सामने आ गई। पारस अस्पताल में 27 अप्रैल को कोरोना से जान गंवाने वाली राधिका अग्रवाल की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इसमें ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में टॉर्चर किए जाने की बात कही गई है। बागपत में गुंडाई बढ़ती जा रही मामला छपरौली के ककौर गांव का है, जहां पर मारपीट के 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। इसमें 2 युवक एक किशोर को मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीट रहे हैं। इस बीच तीसरा युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। नोएडा में सेक्टर 37 में महामाया फ्लाईओवर के पास चलती कार में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में देखते ही देखते कार पूरी तरह धू-धू करके जलने लगी। वहीं ड्राइवर ने वक्त रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गाजियाबाद के रामदास कॉलोनी में स्विफ्ट कार से आए चोरों ने फॉर्च्यूनर कार चुरा ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होगी। मामला थाना लिंक रोड इलाके का है। एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कोतवाली नगर पुलिस ने एटा में एक बड़े ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनसे 11 बाइक लूटे हुए, 2 मोबाइल, 3 अवैध तमंचे और कारतूस मिले। चले आगे बढ़ रहे हैं और खबर अब नैनीताल से, जहां पर पहाड़ी से पत्थर गिरने और नेशनल हाईवे पर बाइक सवार के बाल बाल बचने का एक वीडियो वायरल हुआ है। जिले के गर्म पानी में शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही थी। इस दौरान पहाड़ी से मलबा नैनीताल से अल्मोड़ा जाने वाले नेशनल हाईवे और शिप्रा नदी में गिरने लगा। मलबे के साथ एक बड़ा बोल्डर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा और इसी दौरान एक बाइक सवार हाईवे से गुजर रहा था, जिससे ठीक आगे बोल्डर गिरा। गनीमत यह रही कि बाइक सवार बाल बाल बच गया। भाई बच्चा है वो बस। तस्वीरें देखिए आप, बाल बाल बचा है, सेकंड भर की देरी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, सर्कल करके दिखा रहे हैं आपको। मोटरसाइकिल सवार युवक अपने रोड से जा रहा है। इसी बीच में पहाड़ी से अचानक बोल्डर गिरने लगा और बारिश के बाद ये अमूमन पहाड़ों में होता है। और अब अहम खबर देहरादून से। आईएमए में आज पासिंग आउट परेड है। कैडेट्स के परिजन इसमें हालांकि शामिल नहीं हो पाएंगे। पासिंग आउट परेड में 425 जेंटलमैन कैडेट्स शामिल होंगे। 341 कैडेट भारतीय थल सेना का हिस्सा बनेंगे और मित्र राष्ट्रों के 84 कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 66, हरियाणा के 38, उत्तराखंड के 37, पंजाब के 32 तो बिहार के 29 कैडेट्स शामिल होंगे। और इस वक्त हम देहरादून से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आईएमए आज पासिंग आउट परेड है। हालांकि कैडेट्स के परिजन इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। वो लम्हा पूरा परिवार जब हर साल यहां पर इस परेड में शामिल होने, इसको देखने के लिए आता था, वो संभव नहीं हो पाएगा। विनोद कुमार का रुख करेंगे, देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहां पर परेड की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन कोरोना काल में एक बार फिर से जो परिजन हैं या जो फैमिलीज हैं वो शामिल नहीं होंगी। और आखिर में जो हम देखते हैं कि पास आउट होने के बाद वो जो एक मूवमेंट होता है, कैप लिफ्टिंग का जो मूवमेंट होता है, पूरा परिवार इकट्ठा होकर तस्वीरें खिंचाता है, कुछ ऐसी रौनक नहीं होगी। क्या बदलाव इस बार देख रहे हैं कि रौनक भी बरकरार है और सावधानियां भी साथ में हैं? जी बिल्कुल आस्था, देखिए जब देश की बात होती है और तिरंगे की बात होती है तो हर जज्बे को सलाम यहाँ पर किया जाता है। और यही वजह कि इस बार तीसरी पासिंग आउट परेड है जो कोरोना काल के दौरान प्रभावित हुई है। और इस बार जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं उनके परिजनों को आने की अनुमति नहीं दी गई है। 8 बजे यानी थोड़ी देर बाद में अब जेंटलमैन कैडेट्स की जो परेड होगी वो होगी और उसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर इन चीफ RP सिंह परेड की सलामी लेंगे। और क्या रूपरेखा है
इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट होने वाली परेड में हम बात करेंगे। हमारे साथ में मेजर निकुंज शर्मा हैं। सर, थोड़ी देर बाद में अभी परेड शुरू होगी, किस तरीके की अभी रूपरेखा है? कोविड भी है। आज सुबह मौसम के कारण थोड़ा सा डिले हो गया, उसके कारण तो थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स में रीशफलिंग हुआ, उसमें थोड़ा टाइम लग गया, बट बहुत जल्दी आप देखेंगे जैसा पहले सब कुछ था वैसा ही एवरीथिंग विल बी देयर वेरी सून। कोविड को देखते हुए किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं? सारे कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और RT-PCR टेस्ट्स को वाले लोगों को ही अलाउ किया गया है यहाँ पे। एंड लोग दूर से नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लोकल ही हैं। जो भी आ रहा है ही इज़ RT-PCR टेस्टेड। तो उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं वो सारे के सारे फॉलो किए जा रहे हैं लेटर एंड स्पिरिट में। आस्था, देखिए मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊं, ये पूरा प्रांगण इंडियन मिलिट्री एकेडमी का चैटवुड बिल्डिंग है। तैयारी परेड की जा रही है और थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जेंटलमैन कैडेट्स यानी भारतीय 341 कैडेट्स हैं और 84 मित्र राष्ट्र के कैडेट हैं, वो यहाँ पर थोड़ी देर बाद में परेड होगी। और जैसे मैंने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल वेस्टर्न कमांड RP सिंह यहाँ परेड की सलामी लेंगे और थोड़ी देर बाद में यहाँ पर परेड की जाएगी। और जैसा कि लगातार कोविड काल उत्तराखंड में चल रहा है, देश में चल रहा है, तो तमाम नियमों को फॉलो करते हुए ये परेड होगी। सोशल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क लगाकर जो जेंटलमैन कैडेट्स है वो अपनी परेड करेंगे। कोविड के सभी नियमों का पालन इसमें होगा। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन की बैठक देर रात तक चली। बैठक में कई विषयों पर पार्टी के पदाधिकारियों में चर्चा हुई। चिंतन शिविर और कार्य समिति की बैठक को लेकर भी इसमें मंथन हुआ है। उसके अलावा 2022 के चुनाव की रणनीति के अलावा सीएम तीरथ सिंह रावत के विधानसभा उपचुनाव लड़ने को लेकर भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों में मंथन किया गया। जल्द मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी संगठन घोषणा करेगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सीएम तीरथ सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री संगठन सुरेश भट्ट के अलावा अजय कुमार भी मौजूद रहे। पंकज राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, बैठक हुई, बैठक में क्या क्या चर्चा, बड़ी बातें बैठक की क्या रही? राजीव, देखिए काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो गया है। कोविड की कुछ गतिविधियां नहीं है, लेकिन अब आने वाले दिनों में पार्टी जमीनी स्तर पर जाकर अपनी तैयारियां करेगी। एक चिंतन बैठक का आयोजन किया जाने वाला है बीजेपी में, ये इसी महीने होगा। और दूसरी कार्य समिति की बैठक 19 जून को होने जा रही है। ये अल्मोड़ा में उसकी रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री को कहां से लड़ा जाए। हालांकि गंगोत्री को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। जो बड़े नेता बैठकर मुख्यमंत्री के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर मंथन करेंगे और ऐलान कर देंगे। लेकिन अभी इसका तय नहीं हुआ है। ये माना जा रहा है कि जो मदन कौशिक है पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि 7 से 8 विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के लिए विधान छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक पार्टी अपने स्तर तक तय नहीं करेगी कि गंगोत्री से चुनाव लड़ना है या दूसरी अन्य सीटों से चुनाव लड़ना है, तब तक फाइनल नहीं किया जाएगा। गंगोत्री को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से वहां पर भेजा जाए, क्या रणनीति बना जाए उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के लिए, उस पर मंथन हुआ है। लेकिन उससे पहले पार्टी अपने आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंथन कर रही है। चिंतन बैठक की जाएगी। चिंतन बैठक में आज का ये रहेगा कि पार्टी जो कार्यक्रम हुए हैं उनको कैसे आगे बढ़ाएगी। और बिल्कुल, तो बैठकों का ये सिलसिला चलेगा और देखना होगा कि कहां से चुनाव लड़ते हैं, किस क्षेत्र पर जाकर मोहर लगती है। बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। अल्मोड़ा में देर रात से बारिश जारी है। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट आई है। तो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था वो सही होता नजर आ रहा है। अल्मोड़ा में बीती रात से बारिश हो रही है जो कि अब भी जारी है। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हल्द्वानी में भी सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है और ये तस्वीरें हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी में भी जबरदस्त बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। गर्मी सता रही थी, यहाँ पर भी लोगों को उमस भरी गर्मी हल्द्वानी में सताने लगी थी और इस बारिश की वजह से अब एक ठंडक सी है वहां की फिजा में। और अब उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देहरादून के किशन नगर चौक में टाइल्स की दुकान में भीषण आग लग गई। शोरूम के 3 फ्लोर पूरी तरह आग की चपेट में आ गए। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग को बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड की करीब 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
मसूरी में कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। कोविड नियमों का लेकिन जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही। मसूरी मॉल रोड पर ज्यादातर पर्यटक बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ यमुनोत्री धाम में पुरोहितों ने नारेबाजी का विरोध जताया। पुरोहित महासभा के अध्यक्ष और यमुनोत्री धाम के रावल पुरुषोत्तम उनियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड स्थापित कर उनके ऊपर काला कानून जबरन थोपा गया है और इसकी वापसी तक उनका विरोध जारी रहेगा। पावर बैंक ऐप में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी कर करीब 360 करोड़ रुपए हड़पने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का एक और सदस्य प्रकाश बैरागी गिरफ्तार हुआ। इसे एसटीएफ ने यूपी के लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया। निवेश के नाम पर ठगी की उत्तराखंड एसटीएफ को अब तक 55 शिकायतें मिल चुकी हैं।